नमस्कार, आईएनडी स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो 42 का कमल हो चुका है, यानी बीजेपी 42वां साल मनाने जा रही है अपने स्थापना दिवस का। 6 अप्रैल वो तारीख है जब बीजेपी का स्थापना दिवस होता है। पीएम मोदी ने भी विजय मंत्र दिया तो विपक्ष पर भी पीएम मोदी बरसे। 42 साल में पहली बार ऐसा भव्य जश्न देखने को मिला। तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब जगह सुना गया। मध्य प्रदेश भोपाल में, राजधानी में गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। क्या कुछ उन्होंने कार्यकर्ताओं से जब वो रूबरू हुए, क्या कुछ उन्होंने कहा, विपक्ष पर किस तरह से बरसे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर हम चल रहे हैं। देश में आज दो तरह की राजनीति है, एक परिवार भक्ति की और एक राष्ट्र भक्ति की। भाजपा ने वोट बैंक की राजनीति को टक्कर दी है। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी जश्न मनाया गया। सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। तो चलिए पीएम मोदी के विजय मंत्र को भी सुनते हैं, साथ ही साथ बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा गया स्थापना दिवस पर, वो आपको सिलसिलेवार सुनवा देते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। आजादी के इस अमृत काल में हमने सेचुरेशन यानी जन कल्याण की हर योजना को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, ये संकल्प अपने आप में बहुत विराट है। सेचुरेशन तक पहुंचने के इस अभियान का मतलब है भेदभाव की सारी गुंजाइश को खत्म करना, तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त करना, स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को खत्म करना और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना। यही तो है सबका साथ सबका विकास। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भारत अपने संसाधनों से लड़ रहा है, लगातार जीतने का प्रयास कर रहा है। बीते वर्षों में देश ने ये देखा कि जिस तरह अपने नागरिकों का जीवन आसान बनाना भाजपा सरकारों की, डबल इंजन की सरकारों की प्राथमिकता रही है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। साथियों, हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं।
अभी कुछ दिन बाद ही ज्योतिबा फुले। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। हम प्रणाम करते हैं। राजनीति में एक वैकल्पिक विचारधारा जो भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के आधार पर देश और समाज के निर्माण की थी, उसको लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। लाखों लाख कार्यकर्ताओं के घनघोर परिश्रम और तपस्या से जनसंघ लगातार पुष्पित और पल्लवित होता गया, आगे बढ़ता गया। कश्मीर से धारा 370 हटाओ, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। किसानों के लिए, गरीबों के लिए अनेक आंदोलन, गोवा मुक्ति का भी आंदोलन, अनेकों सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर काम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपने दोनों को सुना। दोनों की एक बात कॉमन रही, वो ये कि हमने क्या कुछ किया और दूसरे क्या कुछ नहीं कर पाए। सियासत में ये अक्सर होता है। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। ब्रजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। देवदत्त दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों के पास में आऊंगा, उससे पहले हम रुख करते हैं भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा का। संदीप, 42 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि जो पार्टी शुरू होती है 1984 में केवल 2 सांसद चुन के आते हैं, और आज देखिए कोई भी राज्य चले जाइए भगवामय ही नजर आता है। जनता पार्टी ने जब जनसंघ की स्थापना हुई उसके बाद से अब जी जो लक्ष्य रखा और जो उनका देश के विकास का जो लक्ष्य था और जो देश में नारा जो भारतीय जनता पार्टी। जी, मैं संदीप आपके पास लौटूंगा। हम रुख करते हैं गोविंद मालू जी का, बीजेपी नेता हैं। गोविंद जी का स्वागत है। गोविंद जी, अब आपकी पार्टी को सर 42वां स्थापना दिवस आप लोग मना रहे हैं। पहले तो आप लोग क्या कुछ इस विशेष स्थापना दिवस पर कर रहे हैं, पहले उसकी जानकारी दीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। जी गोविंद जी। देखिए, स्थापना दिवस इस बात को लेकर मनाया जाता है कि आपने कितनी यात्रा, कहाँ तक आई, आपका उद्देश्य क्या, उसको फिर से आप स्मरण करें और स्मरण करके उन उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में क्या, उस दिशा में हम कहाँ तक गए, सफल हुए या हमें क्या कमी रह गई जी। तो राष्ट्र सर्वोपरि है, यह विचार हम अपने नए कार्यकर्ताओं में भी, जो हमसे जुड़ रहे हैं नए लोग, उनसे भी जी। उनमें अनुप्राणित करने का ये स्थापना दिवस एक अवसर है। उस अवसर के इस बात को लेकर इस बार प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया देश भर के कार्यकर्ताओं को। हाँ। मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया और सभी दूर हमने हमारा ध्वज का आरोहण किया और इस बार सबने एक भारतीय जनता पार्टी की एक जो टोपी है उसको भी धारण किया। और जी। इस अवसर हमने राष्ट्र पहले रखकर हमने किस तरह से राजनीति की, ये हमने देश और दुनिया को बताया। हमने कोई इन हाउस बैठकें करके उसको वहीं स्थिति से नहीं कर ली। हमने देश और दुनिया को बताया कि हम क्यों अन्य दलों से अलग हैं, अन्य दल क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। इस बात का तो परीक्षण जनता ने करके और हमें नवाजा भी है, हमें सत्ता में भी लाई है। 18 राज्यों में हमारी गठबंधन की सरकारें हैं और
इतने कई साल बाद 100 सांसद राज्यसभा में किसी भी एक दल के होना इस बात का द्योतक है कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं और हम राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर परिवारवाद को हम लगातार हम उससे एक दूर जाकर और हमने एक राष्ट्र के नवनिर्माण की नींव स्थापित की है। जी मालू साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। ब्रजेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी का बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर उद्बोधन को सुना जाए, उन्होंने कहा कि दो तरह की राजनीति हो रही है, एक परिवार भक्ति है, दूसरी जगह राष्ट्र भक्ति है। बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति को टक्कर दी है, ये कह रहे हैं वो। देखिए साहब, बड़ी स्पष्ट बात है जी। तुलसीदास जी कहते हैं आपन मुख नहीं आपन वर्णी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य मैं सुन रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, मुझे तो लग रहा था कि अपने मुख से ही अपने मुख में जो है वो बन रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ अपनी पार्टी की तारीफ किया, देश की 75वीं वर्षगांठ को लेकर के, अपने 42वां स्थापना दिवस को लेकर के, ये गलत बात है। आज आप देखिए, जो हमारे देश के लड़के पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का आलम आप जान रहे हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में खुद ऑन द रिकॉर्ड स्वीकार किया गया था, करीब 30 लाख लोग बेरोजगार हैं प्रदेश के अंदर। उसके बाद जो सरकार की नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में जो भी जरूरी चीज है, लोग उसकी अगुवाई कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। महिला उत्पीड़न की बात हो। जरूर बताइए पांडे जी कि क्या ये जो बात कही उन्होंने कि वोट बैंक की राजनीति को कड़ी टक्कर दी है, इसको नहीं मानते आप लोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो बात कही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी हमारे गोविंद मालू जी कह रहे थे कि आज हम लोग टोपी पहन रहे हैं। सच बात तो ये, इन्होंने इस देश की जनता को टोपी पहना दिया है। ये टोपी पहने या न पहने, लेकिन देश की जनता जनार्दन उन्होंने टोपी पहना दिया है। लोगों को बेवकूफ बनाने की, लोगों को मूर्ख बनाने की जो सियासत कर रहे हैं। टोपी पहनना तो अच्छी बात है ना पांडे जी, गांधी टोपी लगाते हैं कांग्रेस के लोग। मैं आऊंगा आपके पास, देवदत्त जी का भी रुख करेंगे। भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संदीप, स्थापना दिवस पर बीजेपी क्या कुछ खास प्लान लेके जा रही है? क्योंकि एक बड़ा पखवाड़ा बीजेपी मनाने जा रही है, साथ ही साथ 14 अप्रैल पर भी नजर है पार्टी की, बीजेपी की। बिल्कुल, देखिए, इसको भी खास बनाया भारतीय जनता पार्टी से। कल 7 तारीख से और 20 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी बड़ा आयोजन करने जा रही, जो पखवाड़ा जिसका नाम दिया है। इस दौरान केंद्र और राज्य की जो जनहितकारी योजनाएं हैं, अब उनको घर घर लेकर के भारतीय जनता पार्टी लेकर के जाएगी। अगर हम बात करें तो कल सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान भारत योजना पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिए जाते हैं, तो उसमें भी एक कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का। घर घर CFL का बल्ब लेकर के जाएंगे, पौधा लेकर के जाएंगे, और इसी तरह से अलग अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लगातार करीब 20 तारीख तक यह सिलसिला लगातार चलेगा भाजपा की ओर से। यानी कि भाजपा का कार्यकर्ता एक बार फिर से घर घर दस्तक देगा। भाजपा हमेशा कहीं न कहीं मौके ढूंढती है कार्यकर्ताओं के घर जाने के, उनके हालचाल पूछने के और उनके दुख दर्द जानने के। यही एक थोड़ा सा अंतर है कहीं न कहीं, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, जो कांग्रेस की भी मैं बात सुन रहा था, तो यही दोनों में अंतर है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को भी व्यस्त रखती है, और जो आम जनता है, प्रदेश का हो या देश का, तो उनसे उनका लगातार कहीं न कहीं कनेक्शन जुड़ता चला जाता है। तो उसके कारण उनकी लगातार पकड़ बनी रहती है। और यही पिछले कुछ अरसे में, कुछ सालों में, महीनों में लगातार देखने को मिला है, जिसके कारण भाजपा और कांग्रेस में एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे संदीप जी, और जो बात आपने कही है उस पर पांडे जी से हम जवाब भी लेंगे। देवदत्त जी का रुख करते हैं। देवदत्त साहब का बहुत स्वागत है IND 24 में। देवदत्त जी, जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या ये बात वाकई में उतनी ही सही है जितनी वो लगातार जिस उत्साह के साथ बीजेपी को बता रहे हैं? कह रहे हैं एक परिवार भक्ति की राजनीति है, एक राष्ट्र भक्ति की राजनीति है, हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कड़ी टक्कर दी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है स्थापना दिवस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 40 सालों में शून्य से शिखर पर पहुंची है जी। तो जब स्थापना हुई थी उस समय के आज बहुत सारे नेता इस दुनिया में नहीं है जी। अटल बिहारी कुशवाहा ठाकरे से लेकर राजमाता सिंधिया तक सब बहुत सारे। लेकिन इस दौरान पार्टी ने जो देश में और राज्य में सरकार पाई है,
तो उसके लिए पार्टी ने अनेक समझौते भी किए हैं, अनेक मुद्दों को उछाला भी है। और राजनीति में होता ही है कि जब सामने वाले दल पर आप कुछ करेंगे, आप दोनों शर्ट सफेद हैं, तो क्या अंतर महसूस आएगा। तो मतदाताओं को अंतर दिखाने के लिए जब दूसरी कीचड़, तो ये होता ही है कि जब दूसरे दल को ये बताया जाएगा तब अपनी विशेषताएं और कुछ पंच निष्ठाएं पार्टी ने तय की थी, कुछ मुद्दे बनाए थे, चाहे कश्मीर में 370 धारा और राम मंदिर मुद्दा, वैसे वो सफलताएं मिली। लेकिन कांग्रेस अपनी उपलब्धियों को चिरस्थायी नहीं बना पाई। आज जिस दल की अगुवाई में देश आजाद हुआ, वो दल धीरे धीरे देश में सिमट गया। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो अपनी उस थीम को बरकरार नहीं रख पाए। ये तो कोई भी दल करेगा जीतने के लिए, साम दाम दंड भेद, चुनावी सफलता के लिए। आप कहो कि भाजपा ऐसा करती वैसा करती, तो कितना भी करे, लेकिन कहीं ना कहीं जन विश्वास भी जीतती है। कुछ सामाजिक सरोकारों सी योजनाएं हो और उन पर काम करती है। बिना किए कुछ मिलता नहीं है, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं। ये पूरी गीता का निचोड़ है। इसको जो दल या नेता समझेगा वह राजनीतिक सफलताएं अर्जित करेगा। लेकिन स्थायी सफलता तभी है कि जब कथनी और करनी में भेद ना हो। अस्थायी तो बहुत सारे दल हुए और फिर निकल लिए, पता नहीं चला। अभी आपने देखा हाल ही 5 राज्यों के जब चुनाव हुए, तो जो बसपा की उत्तर प्रदेश में टूटी बोलती थी, उसका मात्र एक विधायक जीत पाया। तो ये जो पानी की तरह बुलबुले तरह की राजनीति नहीं है। अब स्थायित्व के लिए आपको लगातार 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच मेहनत करना पड़ेगी, कार्यक्रम देना पड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना पड़ेगा। पहले ये होता था कि निष्ठावान कार्यकर्ता मिलते थे। भाजपा ने जब शुरू की तो लोग कहते थे चने खा के लोगों ने काम किया। लेकिन अब कार्यकर्ता भी अब हाईटेक हो गए हैं। बिल्कुल। और दोषी भी मैं बताऊं पांडे जी, राजनीतिक दल ही दोषी हैं कि उन्होंने खुद जो आडंबर रचा, पाखंड और जो एक तरह से पूरा सत्ता का ग्लैमर दिखाया, उसमें कार्यकर्ता भी आ गया या उनको भी वो सुविधाएं दी गई। तो जब आप या तो नेतृत्व उतना निष्प्रय भाव से काम करे तब कार्यकर्ता वैसे मिलते हैं, या फिर आप उनको सुविधाएं दे के फिर मैनेजमेंट की राजनीति आ गई है। तो अब तो बहुत कठिन हो गया किसी भी नए दल को उदय करने के लिए। भाजपा को भी इस यात्रा में लगभग 40-42 साल लग गए हैं, तब जाके वो शिखर पर पहुंची है। और भाजपा की इस समय सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो शिखर पर टिकी कैसे रहे। जैसे आप किसी पेड़ पर चढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा, गोविंद मालू जी का रुख करते हैं। गोविंद जी, आपकी पार्टी ने जो बात कही है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है कि हम नेपोटिज्म पर हमला कर रहे हैं, मैंने कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं प्रियंका गांधी, उनको सुना था, वो ये कह रही थी कि बीजेपी को भाई भतीजावाद से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें सिर्फ एक परिवार से दिक्कत है, और यदि वो दिक्कत नहीं होती तो वो कांग्रेस से जितने भी नेपोटिज्म थे, नेता पुत्र थे, अपनी पार्टी में शामिल नहीं करवाते। ये सीधे तौर पर हमला किया था उन्होंने बीजेपी पर। देखिए जी, परिवारवाद किसको कहते हैं, तो पहले उनकी नेपोटिज्म की परिभाषा उनको नहीं मालूम। परिभाषा यह है कि गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, एक वंश का राज, उसको परिवारवाद बोलते हैं। कोई नेता का पुत्र, कोई ऐसा जो खुद अपने बलबूते पर यदि वो आगे बढ़ा है और उसको स्वीकार्यता मिली है जनता में, उनको लेने में जो स्वयं उसके बारे में उनका टेस्ट हो चुका है जनता में, उनके साथ काम करने में वो परिवारवाद उसी को कहते हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव का परिवार, जैसे करुणानिधि का परिवार, जैसे अन्य दल और लालू प्रसाद यादव हो, ये परिवारवाद है। हमने मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं ना सर कि पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रांच बाय ब्रांच खुलती जा रही है, यही ना? आपने जो प्रश्न उछाला, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न उछाला, उसका जवाब कांग्रेस के मेरे मित्र नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं टोपी पहनाइए, मतलब जिस बात को हम तर्क की बात करें तो कुतर्क करते हैं, उसकी बात करें भाई आपने परिवारवाद, वंशवाद की बेल को आपने पुष्पित पल्लवित किया तो देश को पीछे छोड़ दिया, आपने केवल परिवार को आगे रखा।
तो परिवारवाद का क्या आशय होता है देश ने देखा है। तो हमारे यहाँ तो जना कृष्णमूर्ति से लेकर कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर अमित शाह से लेकर और नड्डा जी से लेकर कई सारे ऐसे अध्यक्ष बने हैं जिनका कोई परिवार का लेना देना नहीं था राजनीति में, जिनकी कोई वंश नहीं था राजनीति में, जिनका भारतीय जनता पार्टी में वंश नहीं था। तो ये कुतर्क करने में कांग्रेस आगे है, लेकिन हम केवल वोट बैंक की राजनीति से इस देश को कितना नुकसान हुआ है। आज यदि वो लोगों में उस बात को लोगों ने डिसऑन किया है, इसी का परिणाम है कि कांग्रेस हनुमान जयंती बनाने की घोषणा करती है, कि वो राम गमन की घोषणा करती है, कभी अयोध्या से मार्च निकालने की घोषणा करती है। तो ये परिवर्तन जो आया है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अरविंद केजरीवाल, तो एक विमर्श के बीच में एक जनता का जो मुख्य मुद्दा है, बात सवाल ये है कि भारत की संस्कृति कोई मुगलकालीन संस्कृति नहीं है, भारत की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी सभ्यता है, सनातन संस्कृति से हम लोग आते हैं। हमारे यहाँ अगर मान लो संस्कृति हमारी नहीं होती तो न हम गंगा को पूजते, न हम पेड़ को पूजते, न पौधों को पूजते, न हमारे यहाँ इतने सारे मठ मंदिर होते, न हमारे इतने सारे पंथ होते। हम तो सर्वधर्म संभाव में भरोसा करते हैं। तो हमारी अब हम कांग्रेस की ओर एक बार फिर से रुख करते हैं। ब्रजेश पांडे जी, नेपोटिज्म का हवाला देकर बीजेपी हमेशा हमला करती है, कि आप लोग को भी लगता है कहीं ना कहीं ये जो जमीन धीरे धीरे कांग्रेस की खिसक रही है, इसके पीछे नेपोटिज्म एक बड़ा कारण है? बड़ा ही आपने अच्छा सवाल मुझसे पूछा और मुझे 30 सेकंड पूरा दीजिएगा तो धैर्यपूर्वक सुनने का। देखिए, नेपोटिज्म को लेकर के अभी हमारे काबिल भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे, मैं पहले इनको बता दूं कि देश के फेडरल मूवमेंट में जब एक भी फ्रीडम फाइटर इनकी पार्टी के न कभी थे, न है, न रहेंगे, न भूतो न भविष्य थी, तो ये लोग किस तरह से नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं। जिसकी आजादी की लड़ाई लड़ने में महात्मा गांधी जी ने जो अमूल्य योगदान किया, इनकी पार्टी इग्नोर कर दे, बोल दे, मोदी जी कह दे कि नहीं गांधी जी का कोई योगदान नहीं था, गांधी बेचारे अकेले एक लगोटी लगा करके देश की या सत्याग्रह पे निकले थे। सत्याग्रह का अर्थ होता था सत्य के लिए आग्रह करना, स्वावलंबन, झूठ को परित्याग करना, यही तो उनके जीवन के उद्देश्य थे। उसी चीज को तो भारतीय जनता पार्टी भी बनाती है, गांधी जी को हमेशा ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। गांधी जी के कौन से बेटे या कौन से पोते जो है आज राजनीति में उच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आजादी की लड़ाई में अपना बड़ा अमूल्य योगदान दिया था। इतनी बड़ी पढ़ाई करके आने के बाद भी जिस तरह से क्रांतिवीरों के साथ कदम से कदम मिला के लड़ा, फिर वो अपने पोटेंशियल के दम पर वो देश के अंदर स्थापित हुए, देश के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा जी ने जिस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा किया बांग्लादेश के रूप में, वो सर्वविदित है। राजीव गांधी जी ने देश के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो चीज आई, आज वही सारे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर हम लोग के सामने है। हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में जो विकास किया, भारतीय जनता पार्टी उस विकास की गति को पूर्णतः कायम नहीं कर पाई। और दूसरी रही बात, जिस तरह से इनके नेता कहते हैं 2018 का चुनाव मध्य प्रदेश का सबको याद है, जनता ने वोट कांग्रेस को दिया था, इन्होंने लोकतंत्र का कत्ल करके अपनी सरकार बना लिया। ऐसे देश के जहां जहां भी इनकी सरकार है, उन 18 राज्यों में जरा ये अपने सीने में हाथ रख के बोल दे, 18 राज्यों में इन्होंने अपने दम पे कोई सरकार बनाया हो? हर जगह हाथ सेटिंग करके, हर जगह जोड़ तोड़ करके, हर जगह खरीद और उत्तर से सरकार बनाने वाले लोग। ये बहुत बड़ा सवाल किया आपने। मैं चाहूंगा गोविंद मालू जी, इनकी इस बात का तो जरूर जवाब दीजिए। क्या बीजेपी ने अपने दम पे सरकार नहीं बनाई है, जो बात ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं? गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े, जी बोलिए सर। ये इनकी पहली बात तो ये है कि कांग्रेस को ने जिस आंदोलन की अगुवाई की, स्वतंत्रता संग्राम की, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उसमें डॉक्टर हेडगेवार भी थे, और उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे। तो ऐसे आंदोलन को ये हाईजेक करके राजनीतिक दल बनाने वाले कौन, और गांधी जी के नाम की बात करने वाले ये कौन? अंत्योदय की बात। समय बहुत कम हो चला है सर, बिल्कुल संक्षिप्त में जी। इन्होंने सत्ता और सत्ता से कैसे भ्रष्टाचार करके अपना घर भरा जाए, कैसे पूंजीवाद समाजवाद का नाम लेकर मुखौटा ओढ़कर, और मतलब आपको इनकी ओर भ्रष्टाचार और पूंजीवाद और तमाम चीजें नजर आ रही है। बिल्कुल, समय बहुत कम है। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए देवदत्त जी का रुख करते हैं, फिर भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जी का रुख करेंगे। जी देवदत्त सर, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, भाजपा समय काल परिस्थिति के हिसाब से अपने मुद्दों को उभारती है, और इस समय जब दक्षिण के राज्यों में वो प्रवेश कर रही है, जहां राजनीति परिवारवाद हावी है, तो वो हवा दे रही है। देश में जहां नेहरू गांधी परिवार को लेकर कांग्रेस पर हमला करती है, वहीं दक्षिण के राज्यों में आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु जहां परिवार की राजनीति चल रही भाजपा वहां भी हमला कर रही है। तो मुझे लगता है कि भाजपा की जो एक रणनीति रहती है वो मुद्दों को उस हिसाब से करती है। बिल्कुल, और ये नए रास्ते के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप मिश्रा जी का रुख करते हैं। संदीप, एक फाइनल कमेंट आपका। आप बिल्कुल देखिए, अगर आज हम बात करें जिस तरह से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और 42 साल का जिस तरह से सफर किया है भारतीय जनता पार्टी, तो अगर काम नहीं किया होगा भाजपा ने तो 12 राज्यों में और केंद्र में तीसरी बार राज्य भाजपा की सरकार बनी है, तो काम तो किया है। और जो जनता को बताना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, जो समझाना चाहती थी, तो वो चीज समझाने में भी सफल हुई है। और यही नतीजा है कि 42 साल में लगातार सफलता के पायदान पर चलती गई भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह से भी आगे की पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयार कर रही है, आगे की पौध तैयार हो रही है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि फिलहाल तो आने वाले कुछ सालों तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत बनी रहेगी, सत्ता में रहेगी या नहीं, लेकिन एक मजबूत पक्ष भारतीय जनता पार्टी भारत में बनी रहेगी। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से है तो कमजोर हो रही है। बहुत धन्यवाद। समय की एक खास सीमा है। तो 42 के कमल पर हम चर्चा कर रहे थे। स्थापना दिवस है, बीजेपी तमाम कार्यक्रम कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपोटिज्म पर एक बार फिर से हमला किया है। कांग्रेस अपने तरह से जवाब दे रही है। लगातार सियासत इसको लेकर जारी रहेगी। एंड स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।